रश्मि ने और तमन्ना ने एक सवाल पूछा था कि सर हमको कैसे मतलब ये नॉलेज हो, मतलब हम जब स्टूडेंट हैं या ओटी में ट्रेनिंग करने जाएंगे या फर्स्ट जॉब करेंगे तो हम ऐसा क्या बेसिकल चीज़ों को याद रखें जिससे हम जीए को परफॉर्म कर सकें, या एज ए स्टूडेंट किसी के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं कि जीए होता ही क्या है। हम ये चीज़ें सोचते रहते हैं ना कि भाई जीए होता क्या है ना। तो इन चीज़ों को समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करिए या उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखिए या फिर उन चीज़ों की इमेजिनेशन करिए कि ऐसा हो सकता है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे हाउ टू परफॉर्म जीए, यानी कि जब हम किसी पेशेंट को जीए देते हैं, बाहर की तरफ ध्यान मत रखो, बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान रखो, आई कांटेक्ट मेरे पास। जब हम किसी भी पेशेंट को जीए दिलवाते हैं तो बेसिकली हमें पांच छह चीज़ों को ध्यान रखना है और किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं रखना। जब सबसे पहले फर्स्ट आप अगर ड्यूटी कर रहे हैं, मॉर्निंग में ओटी में आएंगे तो आते ही सबसे पहले अपनी ओटी चेक करनी है। अपने वर्क प्लेस को आपको आते ही देखना है कि आपका जो नाइट वाला स्टाफ गया है उसने आपको क्या ओवर दिया है, रात में उसने क्या केस कराया है, कौन सी चीजें यूज। आपको मॉर्निंग में सारी चीजों को ऑन द प्लेस रखना है। अपनी वो मशीन की जो आपकी एनेस्थीसिया मशीन है उसके ऊपर एट्रोपिन मेफेंटिन को चेक करना है और मशीन को भी चेक करना है। यानी कि आप वेंटिलेटर मशीन को सुबह प्रिपेयर करते हो ना, उसको चेक करने के बाद आपको अपनी इंट्यूबेशन ट्रॉली देखनी। इंट्यूबेशन ट्रॉली में आपके लेरिंगोस्कोप्स होने चाहिए, डिफरेंट टाइप की एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होनी चाहिए, है ना, गुडल एयरवे होनी चाहिए, मैगिन फोर्सेप होनी चाहिए, ट्यूब फिक्स करने के लिए डायनाप्लास्ट होनी चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी चीजें आपकी ट्रॉली पे, सिलेट बूजी, ये कॉमन होना चाहिए। अब आप कोई पेशेंट जीए के अंदर लेते हो और आपको एनेस्थेटिक ने बोल दिया है कि ये पेशेंट आप अंदर ले सकते हो, तो आपको उसे कैसे परफॉर्म कराना, सिर्फ जस्ट ये सीखना है। और इसको यूज करने वाली ड्रग्स के बारे में बेसिकली किन किन चीजों के बारे में याद रखना है, क्योंकि आप और हम एनेस्थेटिक नहीं है, हम ओटी टेक्नीशियन हैं। तो हमें बेस पता होना चाहिए कि हमारी ड्रग्स हमें क्या यूज करनी है, इसको देने से क्या हो सकता है और उस समय पे हमें क्या करना है। ये इतना सा काम है हमारा, ठीक है। बाकी काम हमारे एनेस्थेटिक का है। तो हमने पिछले डिस्कशन में पढ़ा था कि प्री मेडिकेशन क्या है। तो प्री मेडिकेशन आप सब लोगों को समझ में आया होगा। प्री मेडिकेशन क्या होता है बताइए आप मुझे। हाँ, सर्जरी से पहले यानी बेहोश करने से पहले जो दवाई पेशेंट को दी जाती है वो प्री मेडिकेशन ड्रग कहलाती है। उसके अंदर बहुत सारी दवाइयों को हम यूज करते हैं, जिनमें से मेटाक्लोप्रोमाइड भी आती है, लेकिन आजकल इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। रेंटेक भी यूज करते थे पहले, ठीक है। ओडविन भी यूज करते थे, नार्गन भी दिया जाता था, लेकिन अब इन तीन ड्रग्स का यूज बहुत कम होता है क्योंकि इनकी जगह इनसे एडवांस दवाई हमारे पास है। तो हम बात करेंगे ग्लाइकोपाइरोलेट क्या करता है। तो हमारा ग्लाइकोपाइरोलेट क्या करता है, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, सीक्रेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी भी पेशेंट को सडेशन या जीए देते हैं तो उसके ट्रैकिया के या उसके माउथ के अंदर बनने वाले सीक्रेशंस को हमें कम करना होता है। नहीं तो अगर सीक्रेशन ज्यादा बनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, एस्पिरेशन के चांस बढ़ जाएंगे। या आप सडेशन में कोई केस कर रहे हैं, अगर पेशेंट एस्पिरेट कर गया है, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरा, उसके बाद आप एमसेट किस लिए यूज करते हो, नोजिया वोमेटिंग के लिए। ओपॉइड्स किस लिए यूज करते हो, पेंटा किस लिए यूज करते हो, फेंटानिल, सुफेंटानिल, रोफेंटानिल, इसके कई नाम है। ये किस लिए क्या रहता है, हाँ, ये इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है और सेडेटिव प्रॉपर्टीज होती है। बट एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा है, पेन को कम करता है, ठीक है, पेन कम करता है, सेडेटिव इफेक्ट भी है। कैंसर के पेशेंट को कैंसर का पेन कम करने के लिए मॉर्फिन और फेंटानिल दिया जाता है, तभी कैंसर के
मरीज का जो दर्द है वो कम होता है। ठीक है। उसके बाद मेटाक्लोप्रोमाइड भी वोमिटिंग के लिए यूज करते थे पहले, अब आजकल तो प्रियोप वगैरह में यूज करते हैं, ओटी के अंदर बहुत कम देते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक था प्री मेडिकेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये बताना क्यों जरूरी है। आपका जो पहला स्टेप है, देखो दोस्तों, अच्छा पीछे वाले बात करें, पेशेंट ओटी के अंदर है, इनसाइड ओटी। ठीक है। आपका पेशेंट, बात को समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। आपने पेशेंट अंदर ले लिया, आपको पेशेंट की हिस्ट्री पता है। ठीक है। अब आपने पेशेंट की हिस्ट्री पता है, पेशेंट को मॉनिटर्स अटैच कर दिए और जैसे बीपी, हार्ट रेट वार्ट रेट सब लगा। ठीक है। ये आपका काम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आ गया, इस पे इतने बात करने का कारण ये है कि ये बहुत जरूरी चीजें हैं, बहुत बार गलतियां होती हैं इसमें। ठीक है। किसी किसी पेशेंट को घंटा 50 देना होता है, किसी को 75 देना होता है, किसी को 25 देना होता है। ये सब प्री मेडिकेशन में पेशेंट की हिस्ट्री लेने से पता लग जाता है। ठीक है। कि डोज किस तरह से देनी है मरीज को, जब आप काम करोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें आती चली जाएंगी। अब आपका प्री मेडिकेशन कंप्लीट हो गया। अब रश्मि जी की कोई पेशेंट इंटूबेट कराना है, तो आपके सामने इतनी सारी दवाइयां हैं। ठीक है। चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक्स, इनमें से ड्रग कौन सी है इंट्यूबेशन की, आजकल मोस्टली कॉमन चॉइस ड्रग कौन सी है इसमें से एनेस्थेटिक की, प्रोपोफोल। प्रोपोफोल को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोपोफोल के बारे में, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन भी जरूरी है ना, कि प्रोपोफोल वास्तव में होता क्या है। तो रश्मि बताएगी प्रोपोफोल होता क्या है। क्या है प्रोपोफोल। वेरी गुड। प्रोपोफोल एक नॉन बारबुचरेट ड्रग होती है। नॉन बारबुचरेट ड्रग कौन से ग्रुप की ड्रग्स होती है, ये वो ड्रग होती है जिनको देने से पेश आपके किसी भी मरीज को स्लीपनेस, यानी थोड़ी सेडेटिव प्रॉपर्टी क्रिएट होना, थोड़ा अनकॉन्शियस होना, है ना, मरीज को नींद आने लगना, वो अपने दर्द को बोलना शुरू कर देता है, ये सब चीजें जो इन दवाइयों से होती हैं इनको नॉन बारबुचरेट ड्रग बोला जाता है। और बारबुचरेट ड्रग्स कौन सी होती हैं, ए टाइप ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिक्रीज इन ब्रेन एक्टिविटी। जब ये दवाइयां आप देते हो तो इन दवाइयों को देने से आपके मरीज को नींद आती है, तो उसके ब्रेन की एक्टिविटी, उसका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है ना। तो प्रोपोफोल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन नाउ डे, सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है प्रोपोफोल। इसकी डोज कितनी होती है, 2 mg पर केजी बॉडी वेट, दिख रहा है ना इसमें, 2 mg पर केजी बॉडी वेट इसकी क्या होती है, डोज। उसी के हिसाब से हमें डोज को क्या करना होता है, अगर आपका 50 किलो का पेशेंट है, 50 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 तो आप उसको दे ही सकते हो ना। इससे ज्यादा आपको एनेस्थेटिक 120 130 देने के लिए बोले कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर 70 kg वेट है, 140 तक दे सकते हैं। बट इसके साथ में उसकी हिस्ट्री, सीओपीडी तो नहीं है, अस्थमेटिक तो नहीं है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। ठीक है। सीएलडी तो नहीं है, सीकेडी तो नहीं है। सीएलडी सीकेडी पेशेंट्स को डोज की रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन अब ज्यादातर एनेस्थेटिक ये भी बोलते हैं कि प्रोपोल देने की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि जब आप सडेशन में केस कराते हो, अगर इसकी डोज
60-70 से ऊपर दे देते हो तो आपके पेशेंट जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में चला जाता है और उसका SpO2 लेवल कम हो जाता है, इसलिए इसको समझदारी के साथ यूज करना चाहिए। सीओपीडी पेशेंट्स में प्रोपोफोल क्या करता है, ये ब्रोंको डायलिटेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपके मरीज के अंदर सीओपीडी पेशेंट्स में देना भी ये ठीक नहीं है, बट लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं क्योंकि अस्थेमेटिक पेशेंट का रेस्पिरेशन जल्दी डिप्रेस हो जाएगा ना, नहीं होगा। अगर अस्थेमेटिक पेशेंट है, वो पहले से ही सपोर्ट पे सांस लेता हो, उसको सांस की वैसे ही दिक्कत रहती हो, तो क्या उसे देंगे तो वो सांस इजीली ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। ठीक है। आई के अंदर इंट्रा ऑकुलर प्रेशर रिड्यूस करता है, क्योंकि जब आप किसी पेशेंट को देते हो तो आपका पेशेंट इजीली सो जाता है, रिलैक्स हो जाता है माइंड, तो आईज का इंट्रा ऑकुलर प्रेशर आईओपी डिक्रीज हो जाता है। जब आप सोते हो तो आपका हेडेक खत्म हो जाता है ना। बुक में देख रहे हो आप, इट इज नॉट ए मसल रिलैक्सेंट, ये मसल रिलैक्सेंट नहीं है। ठीक है, क्या है ये इंडक्शन एजेंट है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ये कितने परसेंट में आता है, 1% और 2% में अवेलेबल होता है। 20 ml की वाइल भी आती है और 50 ml की। ठीक है, 20 ml की वाइल भी आती है और 50 ml की वाइल भी आती है। किसका बना होता है? सोयाबीन ऑयल प्लस एग पार्ट प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ मिक्स होता है, इसलिए ये थोड़ा हैवी होता है, जिसकी वजह से इसको देने में पेन होता है। तो प्रोपोल के साथ क्या मिलाते हैं? लिग्नो, जिसको बोला जाता है लॉक्सीकार्ड। क्या मिलाते हो आप उसके साथ? ताकि जिस साइड पे आप दोगे तो वहां पे ये पेन कम करे। ठीक है जी। और इसमें खास बात है कि प्रोपोफॉल को अगर आप ओपन करते हो तो आपको टाइम नोट करना चाहिए। जैसे प्रोपोफॉल की वाइल को आपने जिस टाइम पे ओपन किया ना, वो आपको टाइम नोट करना चाहिए, और उसके 6 आवर के बाद प्रोपोफॉल को यूज नहीं करना चाहिए। चाहे आपने प्रोपोफॉल को फ्रीज के अंदर रखा हो तब भी उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अपनी जब आप जॉब करो, प्रैक्टिस करो, तो 6 घंटे से ज्यादा रखे हुए प्रोपोफॉल को यूज नहीं करना। ठीक है। ये कॉमन कॉमन सी बात डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ बैठ के। इसके बाद जब ड्रग्स का पूरा टॉपिक आएगा तब इसके बारे में बात करेंगे। यूज क्या क्या है इसके? शॉर्ट हाफ लाइफ है, बॉडी से जल्दी निकल जाता है, इसलिए इंडक्शन एजेंट्स के रूप में यूज करते हैं। क्विक इफेक्ट आता है। ठीक है। इसकी रिकवरी बड़ी स्मूथ है। जब हम सडेशन में पेशेंट को देते हैं तो पेशेंट इजीली रिकवर कर जाता है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। इसको फेंटानिल के साथ भी इजीली यूज किया जा सकता है। ठीक है। प्रोपोल का एक सबसे अच्छा यूज है, हम इसको इन्फ्यूजन में भी चला सकते हैं। अगर सडेशन देना है, किसी पेशेंट को लंबे टाइम तक सुला के रखना है, तो इसको प्रॉपर इन्फ्यूजन पंप के साथ भी यूज कर सकते हैं। और क्या है, बॉडी से कंप्लीट एलिमिनेशन टाइम है इसका 4 आवर्स, 4 आवर्स एलिमिनेशन टाइम, यानी कि 4 घंटे के अंदर बॉडी से। मेरे को एक बात बताओ, आप लोग बात क्यों कर रहे हो? क्या कॉमन प्रॉब्लम है, दिक्कत है तुमको? नहीं, कोई बात है तो मुझे बताओ, बंद करते हैं बीच में। हाँ मनीष, क्या पूछ रहा था? इन्फ्यूजन पे टाइम लगता है, लेकिन एक प्रॉपर डोज पे चला के रखते हो ना आप, तो पेशेंट पर एक बार प्रोपोल अंदर जाने के बाद जब अपना इफेक्ट ला देता है ना, फिर वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पेशेंट को उसी हिसाब से नींद आती रहेगी, मरीज सोता रहेगा। आपको 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे जितना भी टाइम चलाना है, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप चला सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं प्रोपोल के बारे में। ठीक है। इसकी एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी है।
अगर आपका पेशेंट सडेशन के अंदर हिचकी ले रहा है तो आप, या वोमिटिंग फील हो रही है उसको, तो आप उसको प्रोपोल दे सकते हो। कई बार हम करते हैं सडेशन में कि इसको शायद वोमिटिंग आएंगे, इसको प्रोपोल दे दो, बोलते हैं ना। तो इसकी एंटी एमेटिक प्रॉपर्टी भी। डिसएडवांटेज क्या है मनीष, डिसएडवांटेज बताए प्रोपोल की डिसएडवांटेज। प्रोपोल की डिसएडवांटेज क्या है? हाँ जी, उनको बता क्या डिसएडवांटेज प्रोपोल। हाँ, आपको पूछा है। बात मत करो। प्रोपोल की डिस। हाँ जी। हाँ। और हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। और और बताओ रश्मि। कीर्ति। ठीक है। और मनीष, डिसएडवांटेज बताओ। ये वाला पंखा बंद कर देना। नेक्स्ट डिसएडवांटेज। नेक्स्ट। हम कितने दिन से प्रोपोल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं? आप मेरे को प्रोपोल के डिसएडवांटेज नहीं बता सकते, ऊपर से बीच में आप बात भी करते हो। या तो मैं पागल हूँ या आप लोग पागल पागल हो, दोनों में से कोई तो पागल ही है ना। ऐसी हरकतें मत करो। जिन चीजों को हमें डिस्कस करना है उनको डिस्कस करो, उसके बाद मस्ती करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। डिसएडवांटेज बताओ इसकी। ये डिसएडवांटेज ठीक है कीर्ति? क्या आता है इसकी जगह? इसकी जगह आता है हाइपो टेंशन। और बताओ मनीष, डिसएडवांटेज। ये बाजू ऊपर करने से कुछ नहीं। क्लास में बाजू नीचे होनी थी। है? मुझे पहले बता, तेरा जवाब ये रहेगा क्योंकि गर्मियां सिर्फ तुझे ही लग रही है और किसी को लगी नहीं रही। ये भी हो सकता है। क्या है ये, इसका मतलब क्या है, मुझे मतलब बताइए। हाँ हाँ, बिल्कुल। और कुछ? नोजिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। चांस ऑफ सेप्सिस। ये हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि अगर कॉन्टामिनेटेड प्रोपोल अगर आप दे दोगे तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाएगी ना। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है। और क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता क्या है? क्या होता है? बैठ जाओ मेरी बहन पूछती है, बैठ जाओ। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ यूज नहीं करना चाहिए प्रोपोल? मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब समझते हो? कहाँ यूज नहीं करना चाहिए बताओ, बोल तो रहा हूं मैं।
गधे हो निकालो। और जो माताएं दूध पिलाती हैं। हाँ, अब तो कान बड़े जल्दी खड़े हो गए। छोटे बच्चों में भी ध्यान से यूज करना चाहिए, ठीक है। जिसको एग से एलर्जी है, जिसको सोयाबीन से एलर्जी है, जो फीमेल बच्चों को दूध पिलाती हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, और जिन जो 3 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको भी थोड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ध्यान से यूज करना चाहिए। लेकिन जो माताएं दूध पिलाती हैं, जिनको एग से एलर्जी है, जिनको सोयाबीन एलर्जी है, उनको नहीं देना चाहिए, ठीक है। और कुछ? ये हो गया प्रोफोल। जब पढ़ने का मन नहीं करे, जब बता देना। उसके बाद बात करते हैं, थायोपेंटेन के बारे में बात कर लें, नहीं करें? तू ही बता फिर थायोपेंटेन के बारे में। थायोपेंटेन के बारे में बता। 5 mg पर केजी बॉडी वेट की डोज होती है, 0.5 1 ग्राम, 250 mg इसमें अवेलेबल होता है, ठीक है। पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। अब साइकेट्रिक पेशेंट्स को शॉक देने के लिए प्रोपोल के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। कॉमन डे प्रैक्टिस में इसको यूज नहीं किया जाता, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन है, लेरिंगोस्पाज्म है, ब्रोंकियोस्पाज्म है, कफिंग है, हिकअप्स हैं, एलर्जी, रेसिस, प्यूराइटिस, पोस्ट ऑपरेटिव वर्टाइगो, डिलीरियम। इस तरह की कॉमन कॉम्प्लिकेशन की वजह से अब इसको यूज नहीं किया जाता, ठीक है। अब इटोमिडेट के बारे में बात करेंगे। इटोमिडेट के बारे में बताओ विजीत। ओ मनीष, इटोमिडेट पढ़ाया ना मैंने तुम्हें? बताओ इटोमिडेट। हाँ, ये कार्डियोवैस्कुलर स्टेबल ड्रग है, इसको देने से आपके बीपी पे इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। ये आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना के बराबर करता है, मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इसमें नहीं होता है, बट लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अभी इंडिया में इसे कम यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। इसके डिसएडवांटेज बता दो मेरे को कुछ। नोजिया, वोमिटिंग, इंजेक्शन पेनफुल, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, विटामिन सी डेफिशिएंसी, हिचकी आना कॉमन है इसके अंदर, ठीक है। नो एनाल्जेसिक इफेक्ट, ये भी पेन करता है, बट इसके साथ कुछ मिलाते नहीं। कंपनी ने प्रिपरेशन इस तरह से दी है। अच्छा, अब बहुत विटामिन विटामिन गा रहा था मनीष, तू अब बता विटामिन के बारे में। नहीं गाया? मैडम विटामिन क्या होता है बताइए। विटामिन इज ए डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। बहुत बढ़िया। पहली बार विटामिन को 1962 में डिस्कवर किया गया था। 1962 में इसको बनाया था, उन महान व्यक्ति का नाम था स्टीवंस, जिसने 1962 में इसको बनाया था, और 1965 में इसको ह्यूमंस पे ट्राई किया था। उनका नाम था डेमिनो एंड कॉर्सन, जिन लोगों ने इसको ह्यूमंस पे ट्राई किया था। तो 1965 में, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और 1965 को वो लोग विटामिन यूज कर रहे थे, जब हम लोग पत्तियों से इलाज कर रहे थे, ठीक है। वो हमारा विज्ञान चुरा के ले गए। अब विटामिन की वाइल कितने mg पर ml आती है? 10 ml की वाइल आती है, ठीक है।
क्या हम केटामिन के साथ पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं मनीष? कर सकते हैं। तो कौन से पेशेंट को केटामिन से इंट्यूबेट किया जाएगा, बताओ मैडम, आप बताओ। हम्म। हम्म। ब्रेडिकार्डिया, शॉक, सीओपीडी, ठीक है, ऐसे मरीज को विटामिन से इंट्यूबेट करेंगे, जिसकी डोज है IV 2 mg पर केजी बॉडी वेट, और विटामिन को IM भी दे सकते हैं। विटामिन कहीं से भी दो, विटामिन आंख में भी डाल सकते हैं, इफेक्ट आना आता है विटामिन, ठीक है। ठीक है, विटामिन को कहीं से भी दो, दे सकते हो। कितनी जल्दी खुश होगी, आंख में डाल। एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी? इसका वन सेट ऑफ एक्शन कितना है? वन सेट ऑफ एक्शन 30 to 60 सेकेंड। कितनी देर तक काम करता है? शॉर्ट एक्टिंग कितनी देर तक काम करता है? 5 से 6 मिनट। बॉडी में से कितनी देर में निकल जाता है पूरा? 2 to 3 hours। एलिमिनेशन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी बता दो, ठीक ठाक सी एडवांटेज बता दो इसके। ये ब्रोंको डायलेटर होता है, बट लेकिन सीक्रेशंस, टैक्योब्रोकियल सीक्रेशन इंक्रीज करता है एक्टिव अस्थमा पेशेंट में, यानी कि जिस पेशेंट को अभी अस्थमा डिटेक्ट हुआ हो उन पेशेंट्स में विटामिन यूज नहीं करना चाहिए, बट लेकिन अभी भी यूज करते हैं। बुक ये कहती है कि एक्टिव अस्थमा पेशेंट में ये रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि इससे ट्रैकियोब्रोंकियल सीक्रेशन इंक्रीज होते हैं एक्टिव अस्थमेटिक पेशेंट। वॉमिटिंग का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। कौन? विटामिन का तो वॉमिटिंग का मेरे को सुना ही नहीं है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट मुझे ये बता रही है राज कुछ गहरा है। मैंने नहीं सुना। नहीं हंस रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी। हंसना अच्छी बात है, खून बढ़ता है इससे। तो जो जोर से हंसा करो, क्लास में और लोग भी तो सुनेंगे कौन हंस रहा है। लो कार्डियक आउटपुट के पेशेंट को कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है माइनर प्रोसीजर्स में, शॉक में, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? हेलोजिनेशन, ड्रीमिंग, इंक्रीज मसल स्टोन, रेस्पिरेटरी सीक्रेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने मस्तिष्क की गहराइयों में चले जाते हो और उनमें दबे हुए विचार जो आपके आप किसी के सामने बोल नहीं सकते, वो आपके मस्तिष्क पे हावी हो जाते हैं और उन चीजों को आप अनजाने में किसी के पूछे बिना भी बकते रहते हो। यानी कि आपके दिल की वो बातें जो आपने किसी से कभी कही नहीं है, अनकही हुई बातें भी सामने, जो नारकोटिक्स टेस्ट कराए जाते हैं उनमें विटामिन ही देते हैं, मरीज को इस लेवल पे लेके जाया जाता है कि उसके ब्रेन में वो दबी हुई बातें जो राज वो बताना नहीं चाहता है वो भी बता दे। उनका विटामिन पॉली जो विटामिन का टेस्ट होता है कोर्ट से लिखवाते हैं, वो सब इसी के थ्रू होता है, ठीक है। इसको देने के बाद ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, टेकिकार्डिया हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हेड सर्जरी में, हाइपरटेंसिव पेशेंट को नहीं देना चाहिए, हाइपोथायराइडिज्म वाले मरीज को नहीं देना चाहिए। अब इसमें से आप कोई भी इंडेक्शन एजेंट चूज करोगे सेकंड। इतने महान स्टूडेंट नहीं देखे मैंने कहीं। +3। थ्री क्या आता है मनीष? वेरी गुड। हाँ निधि। मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट में क्या क्या यूज करते हो आप? वेरी गुड, कौन बोला? मनीष बोला? और कोई नहीं बोला? वेरी गुड। मनीष, कोलिक की डोज बता दे मुझे।
नहीं सही है। पक्का वादा डोज ठीक है। हाँ जी डोज ठीक है। रश्मि, एग्जाम मेरा हो रहा है तुम्हारा हो रहा है? ऐसे ऐसे बैठी तेल में लड्डू खाना आई हो है। ऐसे बैठ जिस कीर्ति बैठी है। 1 से 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज दी जाती है, ठीक है। हाँ 1 से। तुम्हारे लिए जितना जरूरी है उतना लिख दिया मैंने। कहाँ से गटर में तो भर के लाई है। सिर्फ कड़वा हो रहा पानी। ये कौन सा मसल एक्सटेंट है? हाँ वेरी गुड। डी। उसके बाद आता है कौन कौन से हैं? और डोज बता दो फटाफट जल्दी से। एट्राक्वेनिन की डोज क्या है? एट्राक्वेनिन की डोज क्या है बताओ जल्दी फटाफट। कितनी? बंद कर दो। जल्दी बंद करो। किताब में से देख के कोई नहीं बोलेगा। न्यूवेक की क्या है? 1 पक्का? 101% है ना? अच्छा रॉकुरिनिम की? तो ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से। पेशेंट को लिया, प्री मेडिकेशन दी, इंडक्शन एजेंट दिया, अकॉर्डिंग टू द एनेस्थेटिक जो डोज उन्होंने डिसाइड करी है। उसके बाद मसल रिलैक्सेंट चूज किया। प्री मेडिकेशन में क्या क्या दे दिया? दे दिया। उसके बाद क्या दिया? 2 मिनट मत बात करो दोस्त कोई भी। ठीक है। हो गया। मसल रिलैक्सेंट ये शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में और पेशेंट को ट्यूब। ठीक है काम हो गया। खत्म। तो जीए कैसे परफॉर्म करना समझ में आया? हाउ टू परफॉर्म जीए। कोई कॉम्प्लिकेशन होगी? कोई कॉम्प्लिकेशन होगी? मनीष आजा बोर्ड पे फटाफट। बोर्ड पे आ जल्दी। ये दे फटाफट। मुझे क्या इधर कहाँ जा रहा है? इधर नहीं, यहाँ सामने है इसके बीच में। हाँ लिख नीचे है थोड़ा सा। यहाँ से लिख। लिख मुझे नहीं पता, जीए परफॉर्म कर फटाफट। नीचे लिख भाई, थोड़ा सा नीचे लिख। भाई थोड़ा नीचे लिख। यहाँ से लिख। तो ऐसा हो साइड। कर मत यहाँ लिख। हाँ दिख नहीं रहा किसी को? क्या है? वेरी गुड। आगे। मेडिकेशन में क्या कर रहा है तो? हाँ लिख लिख। मेरी तरफ मत देख, जल्दी लिख। क्या क्या लिख रहा है? हाँ उसके बाद ए एम सेट सही ढंग से लिखा। ए एम और एस एट हो गया एम सेट। ई एम और एस एट हो गया एम सेट। तेरी बहुत जवान चलती है। हाँ उसके बाद कौन सा दिया है?
बिल्कुल नीचे मत जा, कुछ दिखाई नहीं देगा, इसको मिटा के ऊपर आ जा। हाँ। तेरे हाथ ऊपर बहुत चलते हैं। हाँ बढ़िया।